तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2019 में आई शॉर्ट फिल्म लिहाफ को। इसकी IMDb रेटिंग है 7 आउट ऑफ 10 जो कि सही ही है। इस शॉर्ट फिल्म में लेखिका इस्मत चुगताई की कहानी बताई गई है, जिन्होंने काफी कंट्रोवर्शियल कहानी लिहाफ लिखी थी, जिसके लिए उनकी काफी आलोचनाएं भी हुई थी। तो उसी किस्से को इस शॉर्ट फिल्म में दिखाया गया है। मैं शॉर्ट फिल्म को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल कलर से लिखे सब्सक्राइब को दबाकर ग्रे कर दें। इससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और आने वाली वीडियोस को देख पाएंगे। तो फिल्म की शुरुआत में हम इस्मत चुगताई को देखते हैं, जो अपने बेबाक शब्दों को पन्नों में उतार रही होती हैं। उनका एक बच्चा भी होता है जो कि काफी रो रहा होता है, तो वो फिर उसके पास जाती हैं, जहाँ पर उनके पति भी मौजूद होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि घर में पुलिस आ जाती है, जो कि इस्मत के लिए कोर्ट ऑर्डर लेकर आई हुई थी। पुलिस ऑर्डर पर साइन करने को कह रही होती है, पर इस्मत उस पर साइन नहीं कर रही होती। तभी वहाँ पर इस्मत का दोस्त आता है, जो कि वकील भी था। तो वो बताता है कि तुम्हारी लिखी हुई कहानी लिहाफ के ऊपर केस किया गया है कि उस कहानी में लिखे गए शब्द गंदे हैं, तो तुम्हें इस कोर्ट ऑर्डर पर साइन करना पड़ेगा, वरना तुम्हें जेल भी हो सकती है। ये बात सुनकर परेशान होने के बजाय इस्मत और भी ज्यादा खुश हो जाती है कि मुझे जेल जाने का मौका मिलेगा। लेकिन उसका दोस्त और उसका पति उसे पेपर पे साइन करने के लिए मना ही लेते हैं। अब हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि इस्मत का पति कहता है कि तुम्हारी वजह से हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिल जाएगा, बेहतर होगा कि तुम ऐसे तरीके से लिखना बंद करो। इस बात पर इस्मत कहती है कि मेरे ख्यालात हमेशा से ही अलग थे, ये तुम जानते ही थे, और मैं बाकी औरतों जैसी नहीं हूँ जो अपनी शर्म हया को ही अपना गहना मान बैठे। मैं नहीं समझती कि औरतों और मर्दों का जेवर अलग अलग है, और अगर आपको अपने खानदान की इतनी ही चिंता थी तो आपने मुझसे शादी ही क्यों की। उसका पति उसकी कही हुई बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और कहता है कि अगर तुम ऐसे ही करती रही तो हमारी शादी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगी। अब हम देखते हैं कि इस्मत अब मशहूर लेखक मंटो से मिलती है। वो कहते हैं कि हमारी कहानी तो साथ साथ चलती ही थी, और अब तो हमारे केस भी साथ साथ चलेंगे, तो तुम फिक्र मत करो, हम दोनों साथ में ही लाहौर चलेंगे। अब हम देखते हैं कि इस्मत की अब लाहौर कोर्ट में पेशी होती है और उसके केस की कार्रवाई शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर हमें इस्मत की लिखी हुई कहानी लिहाफ सुनाई और दिखाई जाती है। ये कहानी थी 1922 की, जहाँ हम देखते हैं कि एक औरत जिसका नाम बेगम जान है, उसकी शादी हो रही होती है। शादी हो जाने के बाद वो कमरे में बैठकर अपने पति के आने का इंतजार कर रही होती है, पर काफी इंतजार के बाद भी उनके पति नहीं आते और बेगम जान के शादी की पहली रात की सारी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। अब अगली सुबह जब वो उठती है तो अपनी नौकरानी से नवाब साहब यानी अपने पति के बारे में पूछती है, तो नौकरानी कहती है कि आप चिंता मत करिए, वो जल्दी यहाँ पधारेंगे। तभी बेगम जान खिड़की से देखती है कि नवाब साहब दो जवान लड़कों से बातें कर रहे होते हैं, तो वो इस बारे में नौकरानी से पूछती है। तो नौकरानी बताती है कि नवाब साहब बहुत ही अच्छे इंसान हैं, वो बाकी नवाबों की तरह उल्टे सीधे शौक नहीं रखते, वो ऐसे ही जवान लड़कों का ख्याल रखते हैं और अपना ज्यादातर समय इनकी देखभाल में गुजारते हैं, यहाँ तक कि वो लड़कों की पढ़ाई का भी खर्चा उठाते हैं, और ये सब इस महल में ही रहते हैं। अब बेगम जान हर दिन नवाब साहब के उनके पास आने का इंतजार करती थी, पर वो कभी भी नहीं आते थे, और इस तन्हाई में उन्होंने अब किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया था। एक दिन बेगम जान कहीं बाहर जा रही होती हैं, तो नवाब साहब उन्हें रोक देते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो कहाँ जा रही हैं। बेगम जान कहती हैं कि इतने बड़े महल में रहकर हमारा दम घुटने लगा था, इसलिए सोचा कि बाहर जाकर थोड़ी ताजा हवा चख लूं। नवाब साहब कहते हैं कि आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप नौकरों से कहकर मंगवा सकती हैं, और बाहर की हवा सबके सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। बेगम जान समझ जाती हैं कि नवाब साहब उन्हें बाहर नहीं जाने देना चाहते, और वो फिर उदास चेहरा लेकर वापस चली जाती हैं। अब ऐसे ही कई दिन बीतते चले जाते हैं, लेकिन नवाब साहब बेगम जान को कोई भी अहमियत नहीं देते, और बेगम जान को लगने लगता है कि नवाब साहब को उनमें कोई दिलचस्पी ही नहीं है। अब हम देखते हैं कि ऐसे ही महल में पड़े पड़े और तन्हाई में जीते हुए अब बेगम जान की तबीयत खराब होने लग जाती है, और उन्हें देखने के लिए नवाब साहब ने डॉक्टर को बुलाया होता है। बेगम जान की नौकरानी बताती है कि उन्हें जोड़ों में दर्द रहता है और कई बार इन्होंने दर्द की शिकायत करी है। इस बात पर नवाब साहब कहते हैं कि वो बेगम जान के लिए एक मालिश करने वाली को रख देंगे। अब अगली सुबह जब बेगम जान की आंखें खुलती हैं तो उनके सामने मालिश करने वाली औरत रब्बो खड़ी होती है। अब रब्बो बेगम जान के पीठ पर तेल लगाकर मालिश करना शुरू करती है, तो बेगम जान की आंख से आंसू आ जाते हैं। रब्बो उनसे पूछती है कि वो रो क्यों रही हैं, तो बेगम जान बताती हैं कि इतने दिनों के बाद मुझे किसी ने छुआ है। बेगम जान अकेले रह रहकर इतना ज्यादा तन्हा और मायूस हो चुकी थी कि रब्बो का पहली बार छूना भी उनके अकेलेपन को दूर करने जैसा था। अब ऐसे ही धीरे धीरे रब्बो बेगम जान के पूरे जिस्म की मालिश करने लगती है, और इसी बीच उन दोनों में धीरे धीरे करीबियां आने लग जाती हैं, जैसे रब्बो बेगम जान की तन्हाई को मिटाने के लिए ही आई हो। अब हम इस्मत के बचपन का रूप देखते हैं, जहाँ उसकी माँ उसे बताती है कि वो कुछ दिन के लिए आगरा जा रही है, और तुम अपने भाइयों से लड़ाई झगड़ा ना करो, इसलिए मैं तुम्हें बेगम जान के यहाँ छोड़कर जाऊंगी। अब इस्मत की माँ इस्मत को लेकर बेगम जान के पास जाती हैं और उन्हें सारी बातें बताकर उसे वहीं पर छोड़ देती हैं। इस्मत बाकी लड़कियों के जैसे तो बिल्कुल भी नहीं थी, वो वहाँ जाते ही पूरे महल में उछलने कूदने लग जाती है और हर चीज को देखने लगती है। इसी बीच हम देखते हैं कि नवाब साहब किसी जवान लड़के के मुखड़े पर अपना हाथ फेर कर उसकी सुंदरता को निहार रहे होते हैं। तब यहाँ पर हमें समझ आता है कि नवाब साहब के शौक ही अलग हैं। उन्हें औरतें नहीं बल्कि जवान मर्द लुभाते हैं, और इसीलिए वो बेगम जान के पास नहीं जाते थे, क्योंकि उन्हें तो वो पसंद था जो खुद उनके पास था। बेगम जान कई बार कोशिश करती हैं कि नवाब साहब उनसे बातें करें, उनके पास आएं, लेकिन नवाब साहब बेगम जान को बिल्कुल भी भाव नहीं देते। अब बेगम जान की भी अपनी कुछ इच्छाएं थी जो कि सिर्फ नवाब साहब के होने पर ही पूरी हो पाती, लेकिन वो उन्हें देखते तक नहीं थे। इसीलिए अब अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बेगम जान ने रब्बो का सहारा ले लिया था, और अपने अंदर की खाली जगह को भरने के लिए रब्बो के
करीब जाने लगी थी। अब एक रात इस्मत की कुछ आवाजों की वजह से नींद खुल जाती है। वो अंधेरे में दीवार पर बनती एक परछाई को देखती है जो कि एक हाथी की तरह दिख रही थी, जो कभी छोटा हो रहा था या तो कभी बड़ा। इस्मत ऐसी परछाई देखकर डर जाती है और एकदम दुबक कर लिहाफ यानी रजाई के अंदर सो जाती है। दरअसल वो परछाई बेगम जान की रजाई की थी और वो छोटी बड़ी इसलिए हो रही थी क्योंकि बेगम जान के ऊपर रब्बो लेटकर कुछ अलग ही तरह की मालिश कर रही थी, जिससे कि इस्मत एकदम अनजान थी क्योंकि वो अभी बच्ची थी। इसलिए उसे नहीं पता था कि बेगम जान के लिहाफ से जो हाथी की परछाई बन रही है वो हाथी नहीं बल्कि दो औरतें हैं जो आपस में जिस्मानी प्यार कर रही हैं। अब एक दिन रब्बो बेगम जान के बाल सवार रही होती हैं, तभी वहाँ पर नवाब साहब आते हैं और कहते हैं कि महल में कुछ मेहमान आए हुए हैं, तो आप तैयार होकर जल्दी से वहाँ पर आ जाइए। अब बेगम जान तैयार होकर मेहमानों के सामने जाती हैं तो नवाब साहब ऐसे पेश आ रहे होते हैं जैसे कि वो बेगम जान के हमेशा पास ही रहते हैं। इस बात पर बेगम जान वहाँ से अचानक उठकर जाने लगती हैं। नवाब साहब उन्हें रुकने के लिए कहते हैं पर बेगम जान उनकी भरे महफिल में बेइज्जती करके चली जाती है। अब रब्बो बेगम जान के पास आती है और कहती है कि आपने जो वहाँ पर किया वो सही नहीं था, इसलिए आपको नवाब साहब से माफी मांगनी चाहिए। बेगम जान रब्बो की बात मानकर नवाब साहब से माफी मांगने जाती है और कहती है कि रब्बो ने हमें हमारी गलती का एहसास करा दिया है। नवाब साहब कहते हैं कि आजकल इस महल में मेरी न सुनकर रब्बो की बातें ज्यादा सुनी जा रही हैं। इस बात पर बेगम जान कहती हैं कि दिल उसी की सुनता है जो दिल के करीब होता है। अब हम देखते हैं कि रब्बो बेगम जान के पास आती है और उनसे कहती है कि वो 2 दिन के लिए अपने घर जा रही है। अब इस बात से बेगम जान एकदम परेशान हो जाती हैं क्योंकि रब्बो के अलावा उनका उस बड़े से महल में कोई भी नहीं था और उनकी तन्हाई को मिटाने वाली भी सिर्फ रब्बो ही थी। वो रब्बो को जल्द ही आने को कहती हैं और दिल पर पत्थर रखकर उसे जाने देती हैं। अब धीरे धीरे समय बीतने लगता है पर रब्बो के आने की कोई भी खबर बेगम जान को नहीं मिलती और उसकी याद में बेगम जान एकदम उदास होती चली जाती हैं। इस्मत देखती है कि बेगम जान के शरीर में काफी दर्द हो रहा होता है तो वो उनके पास जाती है और मालिश करने को कहती है। अब इस्मत बेगम जान के पीठ पर मालिश करने लग जाती है, लेकिन मालिश करते करते बेगम जान पलट जाती हैं और इस्मत का हाथ बेगम जान की छाती पर चला जाता है। अब भले ही ये गलती से हो गया था, लेकिन इस्मत द्वारा बेगम जान को छू लेना बेगम जान को काफी अच्छा लगता है और उन्हें अपनी दबी हुई इच्छाओं को पूरा करने का एक सहारा नजर आने लगता है। बेगम जान को लगने लगता है कि रब्बो की गैर मौजूदगी में अब इस्मत ही उनकी तन्हाई मिटाएगी, इसीलिए वो अब हर तरह से कोशिश करने लग जाती हैं कि इस्मत उनके करीब आ जाए। अब सीन फिर प्रेजेंट में आता है जहां इस्मत का वकील एक आदमी से पूछ रहा होता है कि लिहाफ कहानी में कौन सा शब्द गंदा है, तो आदमी कहता है कि कहानी में छाती शब्द गंदा है। इस बात पर मंटो साहब कहते हैं कि छाती को छाती नहीं तो क्या मूंगफली बोलेंगे। अब अगले दिन कोर्ट की फिर से सुनवाई होती है और वहीं पर इस्मत बैठी होती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और उससे कहता है कि तुम इतनी गंदी गंदी कहानियां लिखती हो कि तुम्हें तो जेल होनी ही चाहिए। अब जीन फिर से लिहाफ की कहानी पर जाता है जहाँ हम देखते हैं कि बेगम जान इस्मत को अपने पास बैठाकर उसके साथ एक खेल खेलकर उसे अपने करीब और रिझाने की कोशिश कर रही होती हैं, लेकिन इस्मत को उनके इरादे कुछ ठीक नहीं लगते, इसीलिए वो वहाँ से भाग जाती है। अब हम देखते हैं कि अब रब्बो वहाँ वापस आ जाती है तो उसे देखकर इस्मत के अंदर जान में जान आती है कि अब बेगम जान उसे तो परेशान नहीं करेंगी। अब रब्बो बेगम जान से मिलती है तो बेगम जान उस पर खूब गुस्सा करती है क्योंकि वो 2 दिन का बोलकर 3 दिन के बाद आई थी और वहाँ से उसे चले जाने को कहती है। अब रात होने पर बेगम जान इस्मत को अपने कमरे में बुलाती है और कमरे का दरवाजा बंद कर देती है। वो इस्मत के सामने ही अपने कपड़े बदलने लग जाती है। इस्मत डरते हुए उनसे कहती है कि उसे अपने घर जाना है और बार बार यही कहने लगती है। तभी वहाँ पर रब्बो आ जाती है तो मौका देखकर इस्मत वहाँ से भाग जाती है। रब्बो समझ जाती है कि बेगम जान अपनी हवस को मिटाने के लिए इस्मत को रिझाने की कोशिश कर रही हैं, तो वो उनसे कहती हैं कि कच्ची अंबियां तो खट्टी ही होती हैं। बेगम जान की कई कोशिशों के बाद भी इस्मत उनके करीब नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से उनको बहुत गुस्सा आ जाता है और वो तोड़ फोड़ करने लग जाती हैं। तब रब्बो उनके पास आकर फिर से उन्हें सहारा देती है। अब रात होने पर इस्मत की नींद फिर से किसी आवाज की वजह से खुल जाती है और वो फिर से दीवार पर लिहाफ से बनी हाथी जैसी परछाई देखती है। इस बार वो सोचती है कि वो उस हाथी की परछाई से डरेगी नहीं, बल्कि वो देखेगी कि लिहाफ से हाथी की परछाई कैसे बन जाती है। वो उठकर उस कमरे की लाइट जला देती है और जैसे ही वहाँ रोशनी होती है तो वो हाथी की परछाई तो गायब हो जाती है, पर उस परछाई का राज अब खुल जाता है, जिसे देखकर इस्मत के होश उड़ जाते हैं। इस्मत ने अब देख लिया था कि रजाई से हाथी की परछाई कैसे बनती है और वो हाथी नहीं बल्कि उसकी सोच से कोसों दूर कुछ और ही था जो लिहाफ के अंदर बनता था। अब सीन फिर प्रेजेंट में आता है जहाँ कोर्ट का जज इस्मत को बता रहा होता है कि आप पर जो इल्जाम लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं और आपकी लिखी हुई कहानी लिहाफ बिल्कुल भी गंदी नहीं है, लेकिन हाँ ये कह सकता हूँ कि आपके दोस्त मंटो की कहानियों में बहुत गंदगी है। इस बात पर इस्मत मुस्कुराते हुए कहती है कि वो तो कुछ नहीं बस समाज को आईना दिखाने की कोशिश करते हैं। अब हम देखते हैं कि इस्मत चुगताई अपने घर की बालकनी में खड़ी होती है और वहाँ कई लोग इस्मत चुगताई मुर्दाबाद के नारे लगा रहे होते हैं और फिर फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये एक सच्ची घटना पर आधारित शॉर्ट फिल्म है और मंटो जैसे ही इस्मत चुगताई भी काफी कंट्रोवर्शियल कहानियां लिखती रहती थी और लिहाफ भी उनमें से एक थी। उस टाइम पर एक औरत का कहानी लिखना, वो भी ऐसे टॉपिक पर जिसे आज भी नकारा जाता है, ये बहुत ही बड़ी बात रही होगी। जैसा कि आपने देखा कि इसके लिए उन पर केस भी हुआ था, लेकिन वो केस जीत गई थी। लोगों को लगता था कि वो गंदी कहानियां लिखती हैं, लेकिन वो कहानी उन लोगों के ही बीच की होती थी, क्योंकि कहानियां मनगढ़ंत जरूर होती हैं पर वो रियल लाइफ के इंसिडेंट से ही उठाई जाती हैं और उन्हें अपने शब्दों में पिरोया जाता है, तब जाकर वो एक इंटरेस्टिंग पढ़ने लायक कहानी बनती है। इस्मत एक बेबाक और
निडर लेखिका थी जो अपने कलम को किसी के डर से चलाना नहीं रोकती थी और वो वही लिखती थी जो वो चाहती थी। अब कुछ लोग उनकी आलोचना करते थे तो कुछ लोग उन्हें पसंद भी करते थे। बात करें कहानी लिहाफ की तो भले ही आज के टाइम में गे और लेस्बियन रिलेशनशिप को उतना सराहा नहीं जाता, लेकिन कहीं न कहीं ये दोनों रिश्ते छुप छुप कर चल ही रहे होते हैं। पर जब बातें सामने आती हैं तो कोई भी इन्हें स्वीकार नहीं करता। ठीक वैसे ही जैसे हर औरत को पीरियड्स होते हैं और ये बात सब जानते भी हैं, पर किसी से भी इस बारे में बात करने से कई लोग कतराते भी हैं। हम अक्सर देखते हैं कि मर्द ही लड़कियों को हैरास करते हैं, लेकिन इस कहानी में दिखाया गया है कि औरतें भी अपनी हवस को मिटाने के लिए ऐसे गंदे कदम उठा सकती हैं। बस फर्क इतना है कि ये उतना नहीं है जितना मर्द ये घिनौना काम करते हैं। हालांकि ऐसी हरकतें करने वाला गलत ही होता है, अब भले वो चाहे मर्द हो या औरत। तो ये था एक्सप्लेनेशन लिहाफ शॉर्ट फिल्म का। आपको शॉर्ट फिल्म और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप ये भी बता सकते हैं कि मुझे अब अगली कौन सी मूवी एक्सप्लेन करनी चाहिए। और ऐसे ही आने वाली वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी।